नमस्कार। द इंडियन लिटरेचर के इस मंच पे मैं रोशन शर्मा आज एक कविता का पाठ करने जा रहा हूं और इसके कवि हैं महान लोकवादी कवि, जनवादी कवि सुदामा पांडे धूमिल। उनकी एक रचना है संसद से सड़क तक, उसकी कविता अकाल दर्शन का मैं पाठ करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं। कविता चूंकि याद नहीं है इसलिए मैं देखकर पढ़ूंगा। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं, इससे वे भी सहमत हैं। बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं, इससे वे भी सहमत हैं। जो हमारी हालात पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं, उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं। दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजाद और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिसमें न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं। जलसों जुलसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं, अकाल को सुहार की तरह गा रहे हैं। दरअसल सुहार एक शुभ अवसर पे गाया जाने वाला एक लोक गीत है जो पूर्वांचल में गाया जाता है। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और राशन, मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं। जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। गौर करेंगे, जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। शायद इसी मद्देनजर गौतम बुद्ध ने कहा था कि छोड़ दो उन्हें, वे अज्ञान हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल कविता आगे करते हैं, जारी करते हैं। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। कहते हैं ना, पानी के ऊपर एक और कहावत है कि सबसे कठिन है अपनी कहानी लिखना, पानी पर पानी से पानी लिखना। उसी प्रकार यहाँ कवि कहता है, यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से, कभी हाथ से। यह सब कैसे होता है? मैं उसे समझाता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है,
उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। देखिए कवि ने क्या प्रहार किया है हमारे मन स्थिति पे। जिस उम्र में कि मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। यह हमें आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, हमारी अंतरात्मा को जगाने के लिए एक उद्गार व्यक्त करता है कवि। आगे है, वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, और मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में एकता, युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए, क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूची है।